बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी.एस. एलियट पे आज हम बात करेंगे और टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्ट्रेन्स एलियट और इसीलिए थॉमस का टी और स्ट्रेन्स का एस और एलियट का फुल ही नाम लगा दिया जाता है। 1888 से लेके 1965 तक इनकी लाइफ है। यहाँ पर 1888 में पैदा होते हैं और 1965 में इनका इंतकाल हो जाता है। बॉर्न कहाँ हुए थे? एस.टी. लुइस मैसूरी में बॉर्न हुए थे, जो कि एन ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली कहलाती है। ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली ये बन जाती है कि पैदा तो ये यूएसए में होते हैं, लेकिन ये चले यूके जाते हैं और फिर इस तरह से इनकी न्यू इंग्लैंड फैमिली बन जाती है। नया खानदान इनका इंग्लैंड में चला गया, यानी वहाँ इसने अगली अपनी जिंदगी गुजारी। आगे देखते हैं तो वो एजुकेटेड होते हैं हार्वर्ड से और ग्रेजुएट भी अपना करते हैं फलसफे में। फलसफा यानी हमें कहा जाता है ना, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका मेजर क्या है, तो इनका फलसफा मेजर था एट द सोरबन, हार्वर्ड एंड मैटर्न कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ये सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और जो कि आज के तो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और ये इसीलिए वहाँ के नेशनल लोग थे, तो बड़ी जाहिर है कॉलेजेस में ही इन्होंने दाखिला लेना था, छोटे मोटे में तो लेना नहीं था। तो वहाँ से ये तालीम याफ्ता हैं और सेटल्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये कयाम पजीर हो गए थे। वेयर ही वाज फॉर अ टाइम स्कूल मास्टर। काफी अरसे तक जैसे कहते हैं ना मुद्दत तक, 2 साल 5 साल उसने मुद्दत नहीं बताई, लेकिन ये स्कूल मास्टर के तौर पर पढ़ाते गए, यानी एज अ टीचर। एंड अ बैंक क्लर्क की भी जॉब इन्होंने की है। इवेंचुअली आखिरकार लिटरेरी एडिटर, और आखिरकार ये अदबी एडिटर के भी शोबे से मुंसलिक हो गए, वो भी जॉब करने लगे फॉर द पब्लिशिंग हाउस। और वो कौन सा पब्लिशिंग हाउस था? वो था फाइबर एंड फाइबर। फाइबर एंड फाइबर जो अपनी मैगजीन निकालते थे या जो अपना एडिशन निकालते थे, उसमें इन्होंने काम किया एडिटर के तौर के ऊपर। फिर बाद में क्या बन गए? लेटर बिकम ए डायरेक्टर, और आगे चलकर ये वहां के डायरेक्टर बन गए, यानी वहीं पर तरक्की इन्होंने कर ली। ही फाउंडेड, और उन्होंने क्या कायम किया? द ड्यूरिंग 17 ईयर्स, 17 साल उन्होंने काम किया यहाँ पर। एंड इट्स पब्लिकेशन, और यहाँ पर जो कुछ छपता रहा, इसमें फाइबर एंड फाइबर के ये बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना नुमाइंदा बन गए, क्योंकि डायरेक्टर बन गए थे ना, बड़ी पोस्ट पे आ गए। और 1922 से 1939 तक ये उससे मुंसलिक रहे, एडिटिंग करते रहे। एडिटिंग होती है कांट छांट कर लेना, द एक्सक्लूसिव खसूसी तौर पर एंड इन्फ्लुएंशियल। और उस पर असर किसका था? बाअसर लिटरेरी जर्नल क्रिटिट्रन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रिटिसिज्म भी तो करते थे। ये वो क्रिटिक हैं जो इन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना मीठी छुरी से वार किया। अच्छा, इन्होंने अपनी जिंदगी में शोहरत हासिल कर ली थी। जब हम मास्टर्स के बाकी राइटर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो बेचारे मरने के बाद मशहूर हुए, उनको इज्जतें मिली 100 साल बाद, 50 साल बाद, जब उनकी हड्डियां भी कब्रों में गल चुकी थी। इस शख्स को इसकी जिंदगी में शोहरत मिल गई थी, और ये भी इनका बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। और ये अक्लमंदी भी तो बन जाती है, जब आपने जिंदगी में शोहरत लेनी होती है तो आप कैसे शोहरत लेते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनके बारे में है कि ये इस जर्नल पे तो अदबी तरीके से काम करते रहे थे। जब इन्होंने क्रिटिसिज्म पे काम किया एज अ क्रिटिक के तौर पर, तो इन्होंने जॉन डन से जाके अपना रिलेशन जोड़ा। इन्होंने कहा वो मेटाफिजिकल पॉइंट है, वो मेटाफिजिक्स पे बात करता है, तो आज के जमाने को वहां से सीखना चाहिए और मेटाफिजिक्स करना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी पोइट्री में भी मेटाफिजिक्स पाया जाता था। गैर मादी पोइट्री करते थे। 1927 पे आ जाते हैं। वहां क्या हुआ? एलियट बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन। वो ब्रिटिश के शहरी बन जाते हैं, वो पासपोर्ट मिल जाता है ना। एंड अबाउट द same time entered the एंजलिकन चर्च, और उसी वक्त ये एंजलिकन चर्च में भी चले जाते हैं। यहाँ पे चूंकि ये तो ऑलरेडी ईसाई होते हैं, तो चर्च वहाँ का या वहाँ का कुछ भी हो, एक ही बनता है इनके लिए। एलियट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग, अब डेयरिंग पे लगा लीजिएगा, बड़ा बहादुर बंदा था, बड़ा जुर्रतमंदाना बंदा था। इनोवेटर्स, और इजाद करने में बड़ी हिम्मत से काम लेते थे कि 20th सेंचुरी पोइट्री जो कुछ 20वीं सदी की शायरी में हुआ, इन्होंने वो चीजें इजाद की। क्योंकि 200 साल तक तो जॉन डन को भी कोई नहीं पूछता था ना। जॉन डन की भी शायरी करते, तो ये क्या पागलपन है, पुरकार के साथ वो दो टांगों को जोड़ रहा है, ये क्या सूरज इसके कमरे के गिर्द चक्कर लगाए। इस तरह से 20th सेंचुरी में इसने जुर्रत की कि वो अपने से पिछले 300 साल की पोइट्री को लेकर आगे आए। नेवर कंप्रोमाइजिंग, कभी भी उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया, इधर विद द पब्लिक, या वो कोई भी पब्लिक अवाम का हो, और इंडीड या दरअसल विद लैंग्वेज इटसेल्फ, या जबान का हो, या अवाम का हो, या जबान का हो, कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए तो बहादुर कहा जाता है ना उसे। ही हैज फॉलोड हिज बिलीफ, उन्होंने अपने ही यकीनों की पैरवी की कि पोइट्री शुड एम, के पोइट्री का क्या मकसद होना चाहिए? एट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, कि वो पेश करती है, नुमाइंदा है, पेचीदगियों की नुमाइंदा है। अच्छा, पेचीदगी अगर पोइट्री में होगी तो वो फिर पोइट्री आसान तो नहीं ना होगी। ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो हमारी
जदीद तहजीब चल रही है, लैंग्वेज के अंदर उसकी जो पेचीदगियां हैं, पोइट्री को उसका नुमाइंदा होना चाहिए। यही काम इन्होंने तकरीबन ना क्रिटिसिज्म में किया है कि नॉवेलिटी लेकर आओ लेकिन पुराने लोगों को भूलो नहीं। एंड दैट सच रिप्रेजेंटेशन नेसेसरली, और ये जो नुमाइंदगी है खास तौर पर लीड्स किस तरफ रहनुमाई करती है, टू अ डिफिकल्ट पोइट्री। श्योर, कम्प्लेक्सिटीज जब आ गई तो डिफिकल्ट पोइट्री होगी ना। डिस्पाइट इसके बावजूद, दिस डिफिकल्टी, इस मुश्किल के बावजूद, हिज इन्फ्लुएंस, उसका जो असर था ऑन द मॉडर्न पोइटिक डिक्शन, डिक्शन होती है लैंग्वेज, पोइट्री की जदीद पोइट्री की लैंग्वेज के ऊपर इस पेचीदगी के बावजूद जो उनका असर था, हैज बीन इमेंस, उसमें बहुत शिद्दत आ चुकी थी, उसमें बहुत ज्यादा बाअसर भी कहलाता है, ये शिद्दत वाला भी था और असर वाला भी था। एलियट्स पोइट्री को देख लेते हैं, फ्रॉम द प्रूफ फ्रॉक, ये जो 1917 में की है, टू द फोर क्वार्टेट्स, ये इन्होंने 1947 में की। ये इनकी मशहूर मशहूर पोइट्री का नाम है। रिफ्लेक्ट्स किस पे असरअंदाज करती है, द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिश्चियन राइटर्स, वो असरअंदाज करती है क्रिश्चियन ईसाई लिखने वालों के फरोग पर, यानी ईसाई लिखने वालों पर वो बड़ा अच्छा असर छोड़ती है। अर्ली वर्क जो था उनका, उसमें देख लेते हैं, खास तौर पर द वेस्टलैंड आ जाता है जो 1922 में लिखी गई थी, इज एसेंशियली नेगेटिव, खसूसी तौर पर इसमें मनफी असरात पाए जाते हैं। द एक्सप्रेशंस, ये जो तासुरात थे ऑफ दैट हॉरर के, ये एक खौफ है फ्रॉम विच, जहां से द सर्च स्टार्ट होती है, एक तलाश फॉर अ हायर वर्ल्ड अराइजेस, के हम दुनिया में आगे जाएं। जाहिर है जब इंसान में एक सर्च की तलाश होती है तो यकीनन वो हॉरर में भी आ जाता है। इन ऐश वेडनेसडे, ये भी इनकी एक पोइट्री में से ही निकाली गई पोइम और वॉल्यूम है। और द फोर क्वार्टर्स, ये जिनका हमने यहाँ 43 में जिक्र सुना है अभी। एंड आगे चल जाते हैं, दिस हायर वर्ड, ये जो हायर वर्ड था, बिकम्स मोर विजिबल, यहाँ पर मजीद हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। नॉनदलेस, अगर हम कहें, बहरहाल एलियट हैज ऑलवेज टेकन केयर नॉट टू बिकम अ रिलीजियस पोइट। देखें, उसने क्रिश्चियंस पे तो बात की है ना, क्रिश्चियंस राइटर को तो उसने अपना दिखाया है सारा व्यू पॉइंट, लेकिन वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक रिलीजियस राइटर बन गया। केयर नोट, उसने ख्याल नहीं किया कि वो एक मजहबी पोइट बन जाएगा। एंड ऑफन बी टाइटल्ड, और अक्सर उसको अनुमान दिया जाता था, द पावर ऑफ पोइट्री, के उसकी शायरी की ताकत किसमें है, एज अ रिलीजियस फोर्स, के वो एक मजहबी कुव्वत बन रहा है। मजहबी शायर नहीं बन रहा, यानी सूफी शायर नहीं ना कहलवा रहा अपने आप को, लेकिन वो मजहब के लिए कुव्वत जरूर बना रहा है, कि अपने मजहब को रिओन कर रहा है, उसको दोबारा बच्चों के जहन में डाल रहा है, क्योंकि वो कहता है कि बिलीफ खत्म हो गई, यकीन खत्म हो गई, इज्जत खत्म हो गई, अब वो दीन की बातें ही खत्म हो गई। अब तो वो एक रिलीजियस फोर्स पे बात करता है। ताहम हम देखते हैं उसके ड्रामास जो थे, मर्डर इन द कैथेड्रल, कैथेड्रल एक बहुत बड़ा चर्च होता है, उसके अंदर कत्ल, मजहबी जगह पे कत्ल, मौजू का नाम देखें उसका, 1935 में उसे लिखा, द फैमिली रीयूनियन, दोबारा खानदान का मिलना, ये 1939 में चला जाता है। एंड मोर ओपनली क्रिश्चियन अपोलोजाइजेस, और ज्यादा उसने खुली बात की क्रिश्चियन अपोलोजाइजेस में। आगे चलते हैं तो उसके जो एसेस थे, ऐसे में भी इसने, यानी इस बंदे ने ऐसे भी लिखा, ड्रामा भी लिखा, पोइट्री भी लिखी, क्रिटिसिज्म पे भी बात की, तो इसने कितने जगह पर अपने हाथ ऑक्टोपस की तरह फैला रखे थे। ऐसे देख लेते हैं, खास तौर पर उनका जो आखिरी बनते हैं ऐसे लेटर वंस जो बात के ऐसे हैं, एलियट्स ने हिमायत की है एक ट्रेडिशनलिज्म के इन रिलीजन में, रिलीजन मजहब के अंदर रिवायत की वो हिमायत करते हैं कि मजहब में नई नई चीजें मत डालो, इनके एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट, तो वो कहता है पुरानियों से भी रब्ते रखो, ये ना हो पुरानी चीजें कट के रह जाओ और नई नई चीजें इजाद होती जाए। किसके अंदर रिवायत होनी चाहिए, मजहब के अंदर रिवायत होनी चाहिए, माशरे के अंदर रिवायत होनी चाहिए, लिटरेचर के अंदर। दैट सीम्स, और ऐसा लगता है एट ओड्स, ये चीजें बाजुकात तो बड़ी मुश्किलात का बाइस बन जाती है ना, विद हिज पॉइनियर एक्टिविटीज एज अ पोइट। पॉइनियर होता है अलंबरदार, जो बंदा एक शायर के तौर पर इन तमाम सरगर्मियों का अलंबरदार बना हुआ है, बाजुकात उसके लिए ये ओड्स हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किलात का बाइस बन जाती हैं। लेकिन आल्दो द एलियट, जाहिर है एलियट को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एलियट ने क्या किया, ऑफ नोट्स टू वर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, अगरचा एलियट को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद उसने कुछ नोट्स लिखे जो कि डेफिनेशन देते थे कल्चर की। 1948 में उसने नोट्स लिखे जिन्होंने सोसाइटी की, कल्चर की, सकाफत के बारे में उसकी तारीफ बताई कि सकाफत क्या होती है, कैसी होती है। एन ओल्डर मैन, और एज एन ओल्डर मैन, अब यहाँ पे जनाब चुके
बुढ़ापे की तरफ गामजन है। देन द पोइट, फिर वो शायर बने ऑफ द वेस्टलैंड के, उन्होंने इसकी शायरी में भी बहुत सी ऐसी चीजें बताई, वो भी रिलीजियस टॉपिक पे ही बनती है। इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, उन्होंने कहा इस बात को भूल नहीं जाना चाहिए, दैट एलियट्स ट्रेडिशन, के एलियट्स की जो भी ट्रेडिशन रिवायात हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म वो होती हैं जो अज़ा जिंदा होते हैं, उसने कहा उसकी रिवायात जिंदा हैं, पाई जाती हैं। कंपेरिजिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, ये वही बात है जो ये क्रिटिसिज्म के टॉपिक में भी करता है। कंपेरिजिंग मुश्तमिल है किसके ऊपर, माजी के ऊपर और हाल के ऊपर। इन कॉन्स्टेंट मैचुअल इंट्रैक्शन, और उसके अंदर मुसलसल हमारा समझाने वाला इंट्रैक्शन, ताल्लुक, समझदारी के साथ ताल्लुक बनता ही चला आता है। एलियट का प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल जो 1935 में आता है, द फैमिली रियूनियन 1939 में आती है, ऑन द कॉकटेल पार्टी 1949 में आ जाती है जनाब। इनके अंदर उसने क्या किया है, आगे भी उसने प्ले का नाम ले दिया, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये जो सारे साल और सारे ये, अगर ये आपसे इसका काम का पूछा जाए तो आप ये सारे बता सकते हैं, ये एल्डर स्टेट्समैन्स, ये तकरीबन सारे उसके वॉल्यूम्स हैं, सारी उसकी बुक्स हैं, सारे उसके काम है जो उसके पब्लिश होते हैं एक ही वॉल्यूम के अंदर, जो 1962 में इसने छपवाया। 3 साल बाद तो ये वफात पा गया था ना, अपनी जिंदगी में उसने ये सारे वॉल्यूम इकट्ठे कर दिए। जैसे हम प्ले लिस्ट नहीं बना देते अपने सारी वीडियोस का, टॉपिक के लिहाज से प्ले लिस्ट अपनी जिंदगी में बना जाते हैं कि चलो काम आएंगे ना, ऐसे उसने अपनी 1962 में वॉल्यूम बना दिए। कलेक्टिव पॉइंट्स जो थी उसी 1909 से लेके 62 तक अपीयर होती हैं इन 1963 के वॉल्यूम में। ये इसके सारे काम को उसने कैसे किया। अच्छा, काम जो होता है ना राइटर का, अगर आप ये बता दें तब जब आपसे पूछा जाता है राइटर की जिंदगी के बारे में, अदरवाइज आपसे मास्टर्स में तो राइटर की जिंदगी का नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा एक खास किस्म का सवाल बना दिया जाता है जिससे बात होती है। तो वैसे काम इन्होंने दिया आपको, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। आगे आ जाते हैं, टी.एस. एलियट कौन है जनाब, एन अकम्प्लिश्ड राइटर, वो एक मुकम्मल राइटर बन जाता है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड, जो कि पहचाना जाता है बाय द बीइंग अवॉर्डेड, उसको बहुत से एजाजात से नवाजा गया है। द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एक एजाज का नाम है। इन द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। नोबल प्राइज फॉर द लिटरेचर, लिटरेचर के लिए उसे नोबल प्राइज मिला है। एंड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और फ्रीडम के लिए उसे प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है। ये सारे नोबल प्राइज, प्रेसिडेंशियल मेडल और ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इसके एजाजात हैं। मोस्ट पीपल बिलीव्स, बहुत से लोग यकीन रखते हैं, दैट इफ यू कंडक्टेड अ बैकग्राउंड चेक ऑन एलियट, बड़ी अच्छी बात कर गया है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अगर आपने कुछ सीखना है ना तो एलियट के बैकग्राउंड को जाके चेक करो। हम कहते हैं ना मिसाल दे ना, तो फलाने की मिसाल चेक करो, तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एलियट को चेक करें। कितने कामों में तो उसने हाथ मारा है अपनी जिंदगी में, देखे इनामात भी कितने लिए, और 2 मुल्कों की नेशनलिटी ड्यूल आ गई उसके पास। उस जमाने में शायद ड्यूल थी कि नहीं थी, लेकिन अमेरिका में पैदा हुआ, ब्रिटिश का पासपोर्ट भी ले लेता है। यू वुड नॉट फाइंड एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, आपको कोई नेगेटिविटी इसमें से नहीं मिलती है। माशरे की बातें करता है, मनफी बात नहीं करता है, लेकिन मनफी बातें कौन सी करता है, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की मनफी बातें करता है कि इतनी ज्यादा एजुकेशन के बावजूद इसका जमाना आया तो इसे जॉब ना मिली अच्छी, क्लर्क की नौकरी करना पड़ गई, लाइब्रेरियन की नौकरी करना पड़ गई, और पता नहीं कौन सी नौकरियां थी, जैसे छोटे छोटे ये स्कूल मास्टर, छोटे छोटे ओहदों पे रहा, प्रिंसिपल क्यों नहीं बन गया, हेडमास्टर क्यों नहीं बन गया, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर दिया। हालात ऐसे नहीं थे। अब कोरोना ने भी तो आके यही हालात कर दिए कि बहुत से लोगों के प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट हुआ, तो जंगों ने भी इन पे इफेक्ट किया था। इसीलिए जनाब उसने वो नेगेटिव पॉइंट्स बताए जो उसके अपने जाती जिंदगी से थे। थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी में एलियट रिमेन्ड इन इंग्लैंड, वो पूरी जिंदगी फिर इंग्लैंड में ही गुजार दी उन्होंने। एंड ही पास्ड ऑन, और पास्ट अवे, और वफात पाई ऑन द जनवरी 4 चढ़े महीने पे, अभी 1965 स्टार्ट ही हुआ था तो 4 दिन बाद ही वफात पा ली। लंदन और इंग्लैंड में ही इनको दफनाया जाता है। हाउएवर हिज अकम्प्लिशमेंट, उसके जो भी काम थे, विल बी रिमेम्बर्ड, उनको याद रखा जाएगा बाय इन यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो बरतानिया हो, उनके काम को याद रखा जाएगा थ्रू आउट द लिटरेरी वर्क, और सारे का सारा उनका अदबी काम याद में रहेगा। थैंक्स अ लॉट।